दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग ने कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों और विभिन्न संवैधानिक निकायों, न्यायाधिकरणों में ग्रुप सी के पदों के तहत लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10+2 पास युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के संयुक्त उच्चतर माध्यमिक 10+2 स्तरीय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 23 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक रखी गई है। अभ्यर्थी 19 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 23 जुलाई से 24 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक के सुधार कर सकते हैं। टीयर 1 के तहत कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 8 सितंबर 2025 से 13 सितंबर 2025 के बीच निर्धारित किया गया है। वहीं टीयर 2 के तहत कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी मार्च 2026 में निर्धारित है। आवेदन भरने संबंधित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-309-3063 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल कर अभ्यर्थी आवेदन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं पदों की संख्या कितनी है। वर्तमान में संभावित रिक्तियां लगभग 3131 है। हालांकि रिक्तियों की निश्चित संख्या समय आने पर निर्धारित की जाएगी। अगर कोई रिक्ति होगी तो उन्हें पदवार और शनिवार रिक्तियों के साथ आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in कैंडिडेट कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसी पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आइए देखते हैं इन पदों के लिए पे स्केल कितना रखा गया है। लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सचिवालय सहायक के लिए पे स्केल 19,900 से 63,200 रुपये रखा गया है। इसका पे लेवल 2 है। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पे स्केल 25,500 से 81,100 और 29,200 रुपये से 92,300 रुपये रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को पे लेवल 4 और 5 के तहत वेतनमान मिलेगा। आइए देखते हैं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित विषय के साथ विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सचिवालय सहायक के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो अभ्यर्थी 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन के पात्र हैं। हालांकि उनके पास 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। संसदीय राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से प्रदान सभी डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल, सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 37 साल, ओबीसी वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 40 साल, एससी एसटी वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 42 साल और पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। ये देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 चरणों टीयर 1 और टीयर 2 में आयोजित की जाएगी। टीयर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। टीयर 1 के सभी सेक्शन में प्रश्नों की अधिकतम संख्या 25 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 50-50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। टीयर 1 के लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले अभ्यर्थियों को 1 घंटे 20 मिनट की अवधि दी जाएगी। टीयर 1 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं टीयर 2 परीक्षा का प्रारूप क्या रखा गया है। टीयर 2 2 सत्रों सेशन 1 और सेशन 2 के तहत एक ही दिन में आयोजित किया जाएगा। सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की परीक्षा ली जाएगी। सेशन 2 में सेक्शन 4 की परीक्षा होगी। सेशन 1 की अवधि 2 घंटे और 15 मिनट की होगी।
सेक्शन ए में 2 भाग रहेंगे, ए मैथमेटिकल एबिलिटीज और बी रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। उम्मीदवारों को इस सेक्शन को पूरा करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे का समय पूरा होने पे ये सेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। सेक्शन 1 के पूरा होने के तुरंत बाद सेक्शन 2 के 2 अन्य भाग इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस शुरू हो जाएंगे। सेक्शन 2 भी 1 घंटे का होगा और 1 घंटे पूरा होने पे ये सेक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। दोनों सेक्शन में प्रश्नों की संख्या क्रमशः 60-60 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस तरह दोनों सेक्शन अधिकतम 360 नंबरों का होगा। सेक्शन 3 यानी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षण सेक्शन 2 के पूरा होने के तुरंत बाद शुरू होगा और 15 मिनट की अवधि का होगा। सेशन 3 पूरा होने पर सेशन 1 समाप्त हो जाएगा। सेशन 1 के पूरा होने के बाद सेशन 2 में सेक्शन 4 यानी स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए टियर 2 के सभी सेक्शन उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। टियर 2 में सेक्शन 4 को छोड़कर वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पूछे जाएंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। सेशन 3 अर्थात कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। आइए देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा अनिवार्य है। किसी भी उम्मीदवार को कौशल परीक्षा में शामिल होने से छूट नहीं दी जाएगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर प्रति घंटे 15,000 की डिप्रेशन की गति से दिए गए अनुच्छेद के अनुसार शब्दों की सही प्रविष्टि करनी होगी। टेस्ट की अवधि 15 मिनट की होगी। आइए देखते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सचिवालय सहायक के लिए टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सचिवालय सहायक के लिए टाइपिंग टेस्ट का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी में होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में टाइपिंग टेस्ट का माध्यम चुनना होगा। अंग्रेजी माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थियों की टाइपिंग गति 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। वहीं हिंदी माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थियों की टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आइए देखते हैं चयन का प्रारूप कैसा रहेगा। टियर 1 परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर टियर 2 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवारों के नॉर्मलाइज्ड अंकों का उपयोग योग्यता निर्धारित करने और अंतिम चयन के लिए किया जाएगा। टियर 2 परीक्षा के सेक्शन 1, सेक्शन 2 में समग्र परीक्षण के आधार पर उम्मीदवारों को टियर 2 परीक्षा के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के मूल्यांकन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो उम्मीदवार टियर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में योग्य नहीं है, वो टियर 2 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। मेरिट सूची केवल टियर 2 परीक्षा में अभ्यर्थियों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अंतिम आंसर कीज डाली जाएगी। उम्मीदवार आंसर कीज देख सकते हैं और अपना निवेदन अगर कोई हो तो आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करके प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से होगा। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित विभाग और संगठन के द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को 2 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित सभी मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इससे पहला है मैट्रिकुलेशन और 10+2 सर्टिफिकेट, दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तीसरा है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स टू रिजर्व्ड कैटेगरीज और चौथा है पीडब्ल्यूडी एंड एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन संबंधित विस्तृत जानकारी विज्ञापन के अनुसार 3 और अनुसार 4 में दी गई है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनें। आइए देखते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। इस अवधि में उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार परिवर्तन करने के बाद अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
आयोग पहली बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए ₹200 का एक समान शुल्क लगाएगा। दूसरी बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए ₹500 का शुल्क लगाया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनका लिंग और श्रेणी कुछ भी हो। केवल नवीनतम संशोधित परिवर्तित आवेदन को ही वैध माना जाएगा और उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत सभी पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा एसएससी के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले राज्यों में आयोजित की जाएगी। इसमें पहला है सेंट्रल रीजन, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा है ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बालासोर, बेहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला, गंगटोक और श्री विजयपुरम में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों देश में कहीं भी चुनने का विकल्प होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा। हालांकि आयोग विज्ञापन में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य परीक्षा केंद्र के आवंटन का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटे को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।